नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। पिछले सैटरडे कहानी नहीं आ पाई। मैं थोड़ा बिजी था और मेरी तबीयत भी खराब थी। खैर, हर सैटरडे आपको एक नई कहानी मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि आपको हर सैटरडे एक नई कहानी दे पाऊं। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपके लिए तो ये सब फ्री है, पर मेरे लिए ये सब कुछ है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी पर आते हैं। मेरा नाम राम है। मैं पेशे से एक बस ड्राइवर हूँ। पिछले 10 साल से दिल्ली से मनाली तक मैंने बहुत बार सफ़र किया है। मुझे अच्छा भी लगता है जाना, कई बार रात में, कई बार दिन में। लेकिन वो रात जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस रात करीब 11 बजे हम कश्मीरी गेट से निकले थे। मेरी बस में लगभग 25 यात्री थे। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। कई सो रहे थे तो कई मोबाइल में लगे थे, कोई बात कर रहे थे। मैंने रेडियो पर गाना लगा रखा था। मुझे गाना सुनते हुए ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है। पीछे से विजय नाम का लड़का मजाक कर रहा था। ड्राइवर भैया, तेज चलाओ ना, मनाली पहुंचना है। मैंने शीशे से मुस्कुराते हुए कहा, सबको सही सलामत पहुंचाना है भैया, जल्दी पहुंचाना नहीं है। बस में एक बुजुर्ग भी थे, श्यामलाल जी। वे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्हें इस रास्ते के बारे में कुछ भी पता हो। करीब 1 बजे मौसम बदलने लगा। आसमान में बिजली चमक रही थी। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अचानक आगे सड़क पर लाल लाल रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो। मैंने बस रोकी। सामने हाईवे पर मलबा पड़ा था। कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो वहीं रुक जाऊं और सुबह तक इंतज़ार करूं, या बगल वाले सुनसान रास्ते से निकल जाऊं। मैंने दूसरी सड़क चुन ली। उस वक्त लगा था ये सही फैसला है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था। सड़क बहुत सकरी थी, चारों तरफ जंगल। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। लोग खिड़की से बाहर झांकने लगे। तभी मैंने महसूस किया कोहरा बहुत घना हो गया था। जीपीएस भी अचानक बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क नहीं थे। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। सब ठीक है दोस्तों, रास्ता छोटा है, जल्दी निकल जाएंगे, मैंने सभी यात्रियों को बोला और दिलासा दिया। लेकिन तभी सड़क के किनारे 3 आदमी दिखे। उनके कपड़े पुराने ज़माने के लग रहे थे। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो हिले तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हमारी मौजूदगी का पता लग रहा हो। पीछे से श्यामलाल जी की भारी आवाज़ आई, ये जगह ठीक नहीं है बेटा। यहाँ एक गांव था जो सालों पहले एक ही रात में ख़त्म हो गया था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन मैं चुपचाप बस चला रहा था। फिर पता नहीं कैसे अचानक बस बंद हो गई। मैंने कई बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। मैं नीचे उतरा। हवा ठंडी थी, लेकिन शरीर पसीनों में भीग गया था। जंगल में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुत्तों के रोने की आवाज़, अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, पर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सड़क पर मैंने एक औरत को देखा। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल। वो सीधे मेरी ओर देख रही थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत बस स्टार्ट करने की कोशिश की और किसी तरह इंजन चालू हो गया। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन मुझे महसूस हुआ हम बार बार वही पेड़, वही मोड़ पर खड़े थे जहाँ से हमने चालू किया था। हम बस गोल गोल घूमे जा रहे थे। विजय ने पीछे से चिल्लाकर कहा, ड्राइवर भैया, ये क्या है? हम बार बार वहीं जगह आ जा रहे हैं।
ये क्या हो रहा है भैया? मेरे माथे पर पसीना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने यात्रियों को कैसे बचाऊं। तभी मैंने देखा, बस की दाईं तरफ कुछ आत्माएं हमारे साथ बस के साथ साथ दौड़ रही थी। उनकी चाल बहुत अजीब थी। उनके पैर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। मैंने बस तेज की। मेरा दिल तेज से धड़क रहा था। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। बस चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। मेरी हथेलियां पसीनों में भीग गई थी। मैंने खुद को समझाया, रामेश्वर, डर मत। तू ड्राइवर है, सबकी जिंदगी तेरे हाथ में है। अचानक बस ने झटका खाया और इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस जैसे पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। यात्री घबराने लगे। पीछे बैठी एक पैसेंजर सुनीता रोने लगी और अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया। विजय भी इस बार चुप था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग बस के अंदर ही रहें, मैंने जोर से कहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उतरने लगे। मैं भी नीचे उतरा और बोनट खोल दिया। अंदर सब ठीक था। कोई खास खराबी नहीं नजर आ रही थी मुझे। तभी मुझे फिर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। इस बार ज्यादा साफ, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, रामेश्वर। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस के आसपास घना कोहरा था। श्यामलाल जी धीरे धीरे बस से उतरे और बोले, बेटा, ये जगह सामान्य नहीं लग रही। हमें यहाँ से पैदल निकलना पड़ेगा, क्योंकि बस अब स्टार्ट नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी मैंने उनसे पूछा, लेकिन जाएंगे कहाँ? हमें कोई पक्का रास्ता ढूंढना होगा बेटा, नहीं तो हम सुबह तक यहाँ फंसे रहेंगे और हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। और सुबह शायद हमें देखने वाला कोई ना हो। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। मैंने यात्रियों को बाहर आने को कहा। सब लोग लाइन बनाकर बस के बाहर खड़े हो गए। हम सब धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगे। कोहरा इतना था कि 10 कदम दूर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी विजय बोला, ड्राइवर भैया, वहां कुछ है। हमने देखा, सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था। उस पर लिखा था, वो बहुत मुश्किल से पढ़ा जा रहा था, चंदरपुर गांव 1 किलोमीटर। श्यामलाल जी बोले, हाँ बेटा, ये वो ही गांव है जिसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन ये गांव तो 50 साल पहले उजड़ गया था। यहाँ कैसे पहुंच गए हम? सबकी सांस रुक गई। फिर भी हम आगे बढ़े। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद हमें एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। दरवाजे पर जंग लगा था, खिड़कियां टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई आया ना हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन अंदर आकर एक अजीब सुकून मिला, जैसे किसी ने कहा हो, अभी तुम सुरक्षित हो। हम सब अंदर बैठ गए। नेहा अपने कांपते हाथों से नोटबुक में कुछ लिख रही थी। वो धीरे से बोली, ये सब मैं भी नहीं भूलूंगी। श्यामलाल जी दीवार के पास बैठे थे। अचानक उन्होंने जोर से खांसना शुरू कर दिया। हम सब उनके पास दौड़े। बेटा, मुझे लगता है मेरी सांस रुक रही है, उन्होंने कहा। मैंने उनका हाथ पकड़ा। नहीं बाबा, आप ठीक हो जाओगे, बस थोड़ी देर और सह लीजिए। लेकिन तभी उन्होंने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, तो हिम्मत मत हारना बेटा, इन सबको यहाँ से निकाल ले जाना तो कर सकता है। और अगले ही पल उनका सिर एक तरफ झुक गया। श्यामलाल जी अब इस दुनिया में नहीं थे। नेहा रो पड़ी। सुनीता ने अपने बच्चे की आंखें बंद कर दी। विजय चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से कहा, हमें सुबह तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
श्यामलाल जी की आत्मा यहीं रहेगी और हमें बचाएगी। लेकिन अगर हम रुके रहे तो ये जगह हमें भी निकल जाएगी, जैसे श्यामलाल जी को निकल गई। अचानक हवेली के बाहर से तेज आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हों। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम सब ने खिड़की से देखा तो सैकड़ों साए हवेली के चारों तरफ घूम रहे थे। मेरी सांस रुक गई। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया। हवेली के अंदर एक अजीब सी सर्दी फैली हुई थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। हवेली के अंदर इतनी ठंड थी कि मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। सब यात्री एक दूसरे के पास सट के बैठे थे। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई दीवार पर नाखून से घिस रहा हो। मैंने अपने मन में श्यामलाल जी की बातें दोहराई, हिम्मत मत हारना, इन सबको यहाँ से निकाल के ले जाना। मैं खड़ा हुआ और सबकी तरफ देखा और सबसे कहा, सुनो दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अगर सुबह तक रुक गए तो शायद हम सब भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। नेहा कांपते हुए बोली, लेकिन कैसे? बाहर तो वो सब खड़े हैं। मैंने गहरी सांस ली। हमें डरे बिना बाहर निकलना होगा। जो भी हो, मैं तुम्हें बस तक ले जाऊंगा। विजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं भैया। हमने दरवाजा धीरे से खोला। बाहर धुंध और गहरी चुप्पी थी। साया अब भी घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम बाहर रखा, अचानक वो सब रुक गए। मेरे कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, श्यामलाल जी की, जाओ बेटा, अब समय है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दिल में एक अजीब साहस भर गया। मैंने सबको इशारा किया, जल्दी जल्दी भागो, बस की तरफ। हम सब दौड़ने लगे। साए हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। नेहा का हाथ मैंने कसकर पकड़ लिया था ताकि वो गिर ना जाए। किसी तरह हम बस तक पहुंच गए। मेरी सांस फूल रही थी। सब लोग बस में चढ़ गए। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, मैंने प्रार्थना करते हुए चाबी घुमाई। पहली बार इंजन खड़बड़ की आवाज और बंद हो गया। पीछे से विजय चिल्लाया, जल्दी करो भैया, वो लोग पास आ रहे हैं। मैंने दूसरी बार कोशिश की। इस बार इंजन ने फिर अजीब आवाज की और फिर जोर से चालू हो गया। धन्यवाद बाबा, मैंने मन ही मन श्यामलाल जी को कहा। बस जैसे ही आगे बढ़ी, मुझे लगा जैसे पूरा जंगल हिल गया। धुंध अचानक हटने लगी। साए चीखते हुए पीछे छूट गए। कुछ ही मिनटों बाद हम फिर से उसी जगह थे जहां से हम सब ने ये सब शुरू किया था। हाईवे पर जीपीएस फिर से चालू हो गया। मोबाइल में फिर से नेटवर्क आ गए। सब लोग रोने लगे। कोई भगवान का नाम ले रहा था। मैंने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई और सुबह होने तक हम मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचते ही सब यात्री ने मुझे गले लगाया। नेहा ने कहा, रामेश्वर भैया, अगर आप नहीं होते तो हम सब आज जिंदा नहीं होते। मैंने बस खड़ी की और बाहर आकर आसमान की ओर देखा। मुझे लगा जैसे बादलों में श्यामलाल जी मुस्कुरा रहे हों और मुझे दिखाई दे रहे हों। वापस दिल्ली लौटने से पहले मैंने मनाली में एक मंदिर में जाकर श्यामलाल जी की आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाया। दिल्ली पहुंचकर मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और तब जाकर पुलिस ने श्यामलाल जी की बॉडी को कलेक्ट किया और उसके बाद श्यामलाल जी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद ये पता लगा कि श्यामलाल जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, पर हम सब जानते थे उनकी मौत का कारण। वो डर की वजह से मर गए थे, उन्हें आत्माएं सता रही थी। उस दिन के बाद मैंने कभी उस पुराने रास्ते पर बस नहीं मोड़ी, लेकिन आज भी जब रात को ड्राइविंग करता हूँ और सड़क पर कोहरा छा जाता है तो मुझे लगता है कि श्यामलाल जी की आवाज कान में गूंज रही है, हिम्मत मत हारना बेटा। और मैं मुस्कुराकर स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उस रात मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था।
और जिंदगी की कीमत सीखी थी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी कहानी मैं हर शनिवार रात 9 बजे लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले शनिवार किसी और नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और गुमनाम रास्तों से जरा बचकर रहें।